हेलो बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वक्त ऑफ फिजिक्स। वक्त ऑफ फिजिक्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसे कि तुम लोग थंबनेल में देख चुके हो, ये वीडियो क्लास होने वाला है क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4, जो कि है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है। और बच्चा, हमें पता है कि फिजिक्स कैसे पढ़ना होता है। फिजिक्स कॉन्सेप्चुअली और साथ साथ विल फील लेके पढ़ना होता है ना। और मजे की बात है कि फिजिक्स हर टॉपिक्स के, हर जितने भी टॉपिक है, हर टॉपिक का ढेर सारा न्यूमेरिकल करना आना चाहिए। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस इतना करो, इतना करो, इतना करो कि आपका दिमाग भी आपके हाथ से हट जाए। ठीक है, मतलब दिमाग चलने से पहले अपना हाथ चल जाए। ठीक है, ऐसा प्रैक्टिस करना होगा। तो जो भी हो बच्चों, तो चलो हम अभी अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है। तो बच्चों, मैं हर बार बोलता हूं, मेरे क्लास में आपको 3 चीज मिलेगा। पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा फील, तीसरा मौज मस्ती भी होगा थोड़ा बहुत। ओके। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, यह चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कष्ट तो करना ही पड़ेगा, अपने गोल को हासिल करने के लिए कष्ट तो उठाना पड़ेगा। इसका अल्टरनेट और कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, एक वायर उठाया। मान लो ये एक वायर है। क्या है बच्चों? ये वायर है। ठीक है, ये एक वायर है, कंडक्टिंग वायर है। इस वायर पे करंट दौड़ रहा है आई। मैंने मान लिया करंट दौड़ रहा है कितना, आई। ठीक है। अब ठीक इसके बगल में एक चार्ज पार्टिकल क्यों रख दिया? क्या रख दिया? एक चार्ज पार्टिकल क्यों हमने इसके ठीक बगल पे रेस्ट पर रख दिया? मतलब ये बेचारा शांत है, एकदम शांत। अब हम इसको दिन भर देख रहे हैं। दिन भर देखने के बाद हमें कुछ भी यहाँ पे हलचल नजर नहीं आई। कुछ भी हलचल दिखा नहीं इस चार्ज का। ओके ओके। अब जब हम इसको चलाया, मान लो इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी से, इस डायरेक्शन में हमने जब इसको चलाया तो वेलोसिटी हमने इस डायरेक्शन में दिए, तो सीधी सी बात है ना, कॉमन सेंस सी बात है कि ये भाई सब चार्ज इधर ही दौड़ेगा। यस सर, नो? आप बोलोगे यस सर, ठीक है। मैं भी बोलूंगा हाँ, ये इधर ही दौड़ेगा। लेकिन जब ये इधर दौड़ने लगता है तब भाई साहब इधर ना जाके ऐसे घूम जाता है, थोड़ा बेंड हो जाता है। अरे रे 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 रे, अरे रे 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 रे, ये क्या हो गया रे, ये क्या हो गया रे। अब सुनो सुनो सुनो, हम तो इतना फिजिक्स पढ़ चुके हैं, पढ़ लिए हैं कि इसमें हमें दिख रहा है चार्ज को जाना था इधर लेकिन चलाया इधर। यस और नो? ठीक है। तो हम तो इतना फिजिक्स पढ़ लिया, अगर किसी चीज का डायरेक्शन में चेंज आ गया तो उसमें फोर्स लगता है। उसमें फोर्स लगता है, लगता कि नहीं लगता है? बोलो बोलो बोलो। मान लो मैं इधर चल रहा हूं, मेरा डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, तो हम बोलेंगे इसमें कोई दूसरा और फोर्स नहीं लग रहा है। अब मैं इधर चलने वाला था लेकिन इधर घूम गया, तो मतलब मुझे किसी ने इस तरह फोर्स अप्लाई किया, इसलिए तो मैंने घूम गया। और इसका मतलब इस चार्ज पे एक फोर्स लगा, लगा लगा लगा, फोर्स लगा। क्या लगा बच्चों? फोर्स लगा। ओके। अब हम जो प्रीवियस लिस्ट चीज पढ़ चुकी है, प्रीवियसली हमने जो पढ़ा है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा पढ़ा पढ़ा। अब सुनो, हमें पता है इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसमें फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फोर्स। वो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फोर्स। हमारा प्रीवियस नॉलेज तो ये बोलता है। यस और नो?
अच्छा, चार्ज के बारे में चल रहा है, चार्ज में फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। बट रुको बच्चों, सुनो, ठीक है, पहले एक चर्चा कर लेते हैं। मान लो एक बड़ा चार्ज है Q, ये फिक्स्ड है, कहीं अपनी जगह पे फिक्स्ड है, और दूसरा एक चार्ज, छोटा चार्ज Q, इसके बगल पे रख दिया, रेस्ट पर रख दिया, मान लो रेस्ट पर रखा है इसको। लेकिन बच्चों बताओ, ये रेस्ट पर रहेगा? घंटा रहेगा। ये भाई साहब इसको फोर्स लगा के इधर भगाएगा। अब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, इसमें कोई शक नहीं है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। अब सुनो, ध्यान देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स, ये रेस्ट पर था तब भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये भाई साहब इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिसिटी फोर्स, चार्ज अगर रेस्ट पर रहता है तब भी फोर्स लगता है। लेकिन परंतु किंतु बच्चों देखो, यहाँ पे फोर्स लगा, पर कब लगा? जब रेस्ट पर था तब लगा? नहीं 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 नहीं, जब ये रेस्ट पर था तब नहीं लगा। कब लगा? जब चल पड़ा। इसका मतलब तो एक ही हो सकता है ना, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स होता तो यहाँ पे पहले ही फोर्स लगता, तो रेस्ट पर तो फोर्स लगा नहीं, तो ऑब्वियसली बात है, हमारा कॉमन सेंस है, हम बोल सकते हैं कि ये फोर्स नहीं होगा। ये न्यू फोर्स आ गया हमारे जिंदगी में। चार्ज है, पहले पढ़ चुका है, लेकिन चार्ज पे फोर्स लग रहा है, वो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है, एक दूसरा तरह का फोर्स है। इसका मतलब हमारी जिंदगी में एक नया फोर्स आ गया। वो फोर्स का नाम है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है बच्चों, कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। अब सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, ये क्या था? करंट कैरिंग वायर। मतलब करंट कैरिंग वायर में, वायर के बगल में किसी एक चार्ज को चलाओगे तो उस पर पता चलेगा, मतलब फोर्स लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, है ना। लेकिन जब रुका रहेगा तब फोर्स नहीं लगता है। अब थोड़ा यहां पे आते हैं, अगर हमने इसको सोर्स चार्ज माना, सोर्स चार्ज, क्योंकि हमें जीरो से हीरो होना है, जीरो से हीरो होना है, मतलब इसलिए हर टॉपिक को हमको समझना है, समझ के आगे चलना है। तो देखो, ये सोर्स चार्ज है, तो हमें पता था सोर्स चार्ज अपने चारों ओर एक एरिया बना लेता है, एक फील्ड बनाता है कि नहीं बनाता है? बनाता था ना, ऐसा चारों अपना एरिया बना देता है ना। उस एरिया को हम बोलते थे, ये वाला एरिया को बोलते थे हम इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोलते थे। अब सुनो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा एक चार्ज आ गया तो इसमें फोर्स लगता था या फोर्स लगता है ना। क्या हम यही सोच यहाँ पे नहीं ला सकते क्या? बोलो, आप ही बोलो, ये वाला फील्ड वाला सोर्स सोच क्या हम यहाँ पे नहीं ला सकते? ला सकते कि नहीं ला सकते? ला सकते हैं। इसका मतलब बच्चों, करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर अपने चारों ओर एक एरिया बनाता है ना, अपना एक एरिया बनाता है, एक फील्ड बनाता है। उस फील्ड में अगर एक चार्ज रुक का रहता है तो कुछ भी होता नहीं, लेकिन जब वो दौड़ता है, चलता है, तब उस पर तचार चलता है, मतलब फोर्स लगता है। उस एरिया को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें ये पता चल गया, ई टॉपिक से हमें ये पता चल गया कि करंट कैरिंग वायर क्या पैदा करता है? क्या पैदा करती है? या मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है? यस और नो? हाँ। साथ ही साथ हमने ये पाया कि करंट कैरिंग वायर पे अगर चार्ज चलाएंगे तो इसमें फोर्स लगेगा। वो फोर्स क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। हाँ बच्चों, सुनो आप ध्यान से। अब इस मैग्नेटिक फोर्स के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, हम चर्चा करेंगे चर्चा ऑन मैग्नेटिक फील्ड। चर्चा ऑन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बच्चों? ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। धक धक करने लगा,
फिजिक्स जो पढ़ने लगा। धक धक करने लगा, फिजिक्स जो पढ़ने लगा। धड़कने दो, दिल जितना धड़केगा फिजिक्स के साथ उतना प्यार हो जाएगा। अब सुनो, मैं क्या बोल रहा था कि फिलहाल के लिए फोर्स के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। किसको लेकर चर्चा करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड को लेके। अब हमने ये पाया कि करंट कैरिंग वायर अपने चारों ओर क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब क्या हम खुद से ये पूछ नहीं सकते कि कितना बनाता है रे किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड? कितना बनाता है? पूछ सकते कि नहीं पूछ सकते? तो इसका जवाब हमें मिलता है बायोट सेवर्ट लॉ से। बायोट सेवर्ट लॉ। कौन सा लॉ बच्चों? बायोट सेवर्ट लॉ। लॉ तो लॉ ही होता है, यहाँ पे अपना दिमाग उतना चलाना नहीं है। सिर्फ जिस तरह मुझे याद है उसी तरह आपको भी याद रखना पड़ेगा। अब हमने क्या किया? सुनो सुनो सुनो, ये करंट कैरिंग वायर है। इस करंट कैरिंग वायर का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, मान लो डीएल, एक छोटा सा एलिमेंट का लेंथ लिया है, इनफिनिटेसिमली स्मॉल, बहुत छोटा सा लेंथ डीएल लिया। डीएल से आर दूरी पर एक पॉइंट है पी। डीएल से आर दूरी पर एक पॉइंट है पी। इस पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो हमने क्या किया कि इस वायर का एक छोटा सा हिस्सा लिया डीएल। इस डीएल से आर दूरी पर एक पॉइंट है पी। इसमें इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा वो हम क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन करके आप जाएंगे बायोट सेवर्ट के पास, उन्होंने एक लॉ दिया, उनके पास जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज ध्यान देखना कि जो आर है इसको मान लिया मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस डीएल से। ठीक है, अब एक चीज सुनो बच्चों, हमें पता है करंट का डायरेक्शन होती कि नहीं होती? होती है, बट ये करंट वेक्टर नहीं होता। बट करंट वेक्टर नहीं होता, होता है क्या? नहीं होता है। इसीलिए हम इस डीएल को हम एक वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। और डीएल का डायरेक्शन हम करंट का डायरेक्शन जो होता है वही लेते हैं। मतलब ये हमने का डीएल ले लिया, करंट किधर जा रहा है? इधर ऊपर, तो डीएल का डायरेक्शन भी ऊपर। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आता है आईडीएल, इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब बायोट सेवर्ट साहब ने ये बोला कि छोटी सी करंट एलिमेंट के लिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा सा डीबी, वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन डीएल एंड पी। मतलब जिस पॉइंट पे निकाला जाएगा मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट का और डीएल का बीच का दूरी का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है,
ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थी और यही होता है हर बार, इसलिए ये लॉ बन गया। क्या बन गया? लॉ बन गया। ठीक है, अब तीनों को मिला के कुछ इस तरह लिख सकते हैं, dv प्रोपोर्शनल टू I dl बटे आर स्क्वायर। क्या आएगा? dv प्रोपोर्शनल टू I dl बटे आर स्क्वायर। यहां तक ठीक है, ठीक है, पर फाइनल नहीं है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हटाना है तो एक कांस्टेंट देना पड़ेगा। वो कांस्टेंट आएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई, म्यू नॉट बटे 4 पाई। इसके साथ क्या था? आई डी एल बटे आर स्क्वायर। तो हमारे पास ये चीज आया, हमारे पास ये चीज आया। ठीक है, सुनो बच्चों, ये फाइनल नहीं है, कुछ अलग ढंग से हम यहाँ पे कुछ पढ़ेंगे। ये हमारे पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन निकल के आया, यस और नो। लेफ्ट साइड में कुछ है, राइट साइड में कुछ है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास ये चीज है तो आप बोल ही सकते हो कि ये जो भाई साहब डीबी है ये आई पे भी डिपेंड करता है, डीएल पे भी डिपेंड करता है और आर पे भी डिपेंड करता है। अब बोल पाओगे कि नहीं पाओगे? ऑब्वियसली बोल पाओगे यार, क्या बोलते हो? नहीं बोल पाओगे कि लेफ्ट साइड में जो डीबी है ये भाई साहब आई पे भी डिपेंड करता है, डीएल पे भी डिपेंड करता है और आर पे भी डिपेंड करता है, ये बात तो बोल पाओगे। लेकिन 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 बच्चों, ये पाया गया है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है ये सिर्फ ना तो आई पे, ना तो डील पे, ना तो आर पे डिपेंड करती है, एक दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। वो है साइन थीटा। वो क्या है? साइन थीटा। अब बच्चों थीटा क्या है? थीटा ये है कि डीएल और आर के बीच का एंगल, ये भाई साहब ये वाला एंगल थीटा। ठीक है, सुनो सुनो, हमने क्या बोला कि डीबी सिर्फ आई पे डिपेंड करेगी, डीएल पे करेगी, आर पे करेगी, ऐसी बात नहीं है। ये साथ साथ एक चीज पे डिपेंड करती है, साइन थीटा पे भी डिपेंड करती है। मतलब साइन थीटा जितना ज्यादा होगा डीबी भी उतना ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड वाइज। ओके, अब ये साइन थीटा कैसे लाए, कैसे लाए? सुनो, एक चीज कॉमन सेंस बोल सकते हैं हम कि लेफ्ट में मान लो x लिखा, राइट में q लिखा और r लिखा। ठीक है, कुछ अलग ढंग से पढ़ रहे हैं। लेफ्ट में मैंने x लिखा, राइट में q इंटू r लिखा। ठीक है, और हमें पता है ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है। ये सब क्या है? वेक्टर है। तो ध्यान दो, दोनों वेक्टर का क्या हो रहा है यहाँ पे? मल्टीप्लीकेशन। तो दोनों वेक्टर का, दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन अगर वेक्टर निकाले, वेक्टर निकल जाए तो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन कौन सा होगा? क्रॉस की डॉट, क्रॉस की डॉट, क्रॉस की डॉट। आप बोलोगे क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। यस और नो? ऑब्वियसली। अब डीबी जो है, हालांकि मैंने नहीं बोला, अभी बोल रहा हूं, डीबी या बी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट क्या करते हैं? किससे डिनोट करते हैं? बी से डिनोट किया करते हैं। और ये वेक्टर होता है, क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका मतलब ये लेफ्ट में जो मिल रहा है आपको वेक्टर मिल रहा है, तो यहाँ पे कुछ कुछ है, उनका मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, कुछ तो है। तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट होने वाला है ये तो कंफर्म है कि क्रॉस प्रोडक्ट होने वाला है। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट होने वाला है क्रॉस प्रोडक्ट होने वाला है। ठीक है, ओके। अब सुनो, इसीलिए इसका जो वेक्टर फॉर्म लिखते हैं वो कुछ इस तरह लिखते हैं, डीवी इन वेक्टर फॉर्म बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बटे
आर का क्यूब। ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, मोड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब, बात एक ही है। ठीक है, ठीक है। अब अगर इसको मैग्नीट्यूड वाइज लिखना चाहते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ डीबी, हम लिख सकते हैं म्यू नॉट बटे 4 पाई dl r साइन थीटा बटे r क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है a क्रॉस b बराबर होता है ए बी साइन थीटा। ये पता है कि नहीं पता है? पता है। तो अब ऊपर वाला एक आर नीचे वाला एक आर कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर। यही है डीबी, यही है डीबी। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। ये है ओरिजिनल लॉ ऑफ बायोट-सेवर्ट। बायोट-सेवर्ट का लॉ से हमको क्या मिल गया? किसी भी कारण के रिंग वायर के लिए किसी भी एक पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका मैग्नीट्यूड। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा दो चार बात आगे बढ़ाते हैं। हमने क्या बोला कि बी एक वेक्टर होता है। ओके, बी क्या होता है? वेक्टर होता है। अगर वेक्टर होगा इसका डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा? डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। उससे पहले यहां पे आ जाओ, इस चीज को, ये जो म्यू नॉट है, इसके अंदर जो म्यू नॉट आया है इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ऑफ वैक्यूम। जिस तरह, रुको 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 रुको, देखो देखो देखो, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये वाला चीज मिला था ना, एप्सिलॉन नॉट। ये था, क्या था? ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था। एप्सिलॉन एप्सिलॉन, यस और नो? याद आया? हाँ याद आया। ये मीडियम का चीज था, मीडियम का प्रॉपर्टी था। उसी तरह म्यू नॉट भी मीडियम का प्रॉपर्टी है, जिसका नाम क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। अब इसका वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू होता है 10 टू द पावर माइनस 7, 10 टू द पावर माइनस 7 यूनिट होता है टेस्ला इंटू मीटर बटे एम्पियर। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? टेस्ला इंटू मीटर बटे एम्पियर। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। अब टेस्ला क्या है हम अभी बोल रहे हैं, हमने बोला बी वेक्टर है, ठीक है। इसका एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है टेस्ला। कौन सा ला? टेस्ला, जिसको हम बरका टी से डिनोट करते हैं। और एक चीज है, इसका और एक यूनिट होता है जिसको बोलते हैं गॉस। क्या बोलते हैं? गॉस। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बरका जी से, ठीक है। और गॉस और टेस्ला के बीच में एक रिलेशन है, 1 टेस्ला बराबर 10 टू द पावर 4 गॉस, ठीक है। अब आते हैं, ये बी वेक्टर है। बी क्या है? वेक्टर। वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन तो होगी, वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन होगी, यस और नो? अब सिंपल सी बात है, मुझे थोड़ा कुछ मिटाना पड़ेगा। आप इसको पॉज कर लेना, पॉज करके उठा लेना। अब थोड़ा वेक्टर पे जाते हैं। मान लो आपके पास कोई वेक्टर है सी बराबर ए क्रॉस बी। मैं आपको याद दिला रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी याद दिला रहा हूं सिर्फ। सी ए वेक्टर है जो कि ए और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट से मिलता है। अब सी का डायरेक्शन क्या होगा हमें पता है। सी का डायरेक्शन होगा, मान लो ये अगर वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, तो सी का डायरेक्शन होगा, ये दोनों भाई सब जिस प्लेन पे लाई करता है ना, इस अभी इस ये बोर्ड इन दोनों के लिए क्या है? ये प्लेन है,
तो इस प्लेन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। सी का डायरेक्शन इस प्लेन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ये याद आ रहा है। अब क्वेश्चन आता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन बाहर भी आएगा बोर्ड से, अंदर भी जाएगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हाँ सर आपने तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन याद दिला दिया, लेकिन किधर, बाहर की अंदर? तो सब्र करो, हम याद दिलाते हैं। इसके लिए दो रूल था, याद आ रहा है, स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल। याद आ रहा है। स्क्रू रूल से हम क्या करते थे, दोनों वेक्टर के टेल में ऐसे स्क्रू रखते थे और फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर तक हम ये स्क्रू घुमाते थे। यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर है ए, सेकंड वेक्टर है बी, तो ए से बी हम इसको घुमाएंगे, ए क्रॉस बी, तो स्क्रू जिधर जाएगा वही होगा सी का डायरेक्शन। मतलब ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो अंदर जाएगा, तो इस केस में सी का डायरेक्शन होगा अंदर। अगर बी क्रॉस ए होगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो बाहर आ जाएगा। और राइट हैंड थंब रूल क्या था कि फर्स्ट वेक्टर के अलोंग अपने उंगली को सीधा करो, 4 उंगली है ना, सीधा कर दिया। फिर सेकंड वेक्टर की तरफ अपनी उंगली को कर्ल करो, कर्ल कर दिया। तो थंब जिस तरफ आएगा, मतलब ये फर्स्ट वेक्टर है, ये फर्स्ट वेक्टर है, सेकंड वेक्टर की तरफ उंगली कर्ल कर लो, तो ये थंब जिधर आएगा उधर ही क्या होगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। याद आ रहा है, मैंने याद दिलाया। अब ध्यान से देखो, ए के जगह डीएल, बी के जगह आर, सी के जगह बी। तो ये तो क्लियर है कि डीबी का जो डायरेक्शन होगा, डीएल और आर जिस प्लेन पे लाई करेगा उसका परपेंडिकुलर। अब बताता है कि अंदर होगा कि बाहर। तो फर्स्ट वेक्टर है डीएल, सेकंड वेक्टर है आर, तो स्क्रू रख दिए यहाँ पे, डीएल इधर, तो डीएल से आर घुमाना है तो स्क्रू इस तरह घुमाना है, तो अंदर होगा। तो इस केस में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, जिसको हम क्रॉस से डिनोट करते हैं, अंदर है तो क्रॉस, बाहर है तो डॉट, सर्कल के अंदर, है ना। यस और नो बच्चों, बच्चों बताओ बताओ बताओ। ठीक है, और ऐसे भी बोल सकते हैं, अपने उंगली को सीधा कर दिया, आर की तरफ घुमाया, अंगूठा किधर है, अंदर। ठीक है, और एक चीज, ये क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री बोल सकते हो, ये एडिशनल है कि स्टेट वायर के केस में मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाता है कि अपना जो थंब होता है, उस थंब को करंट के डायरेक्शन में रखा, और अब उस पॉइंट पे उंगली को घुमाना है, ऐसे घुमाना है। मान लो ये ऊपर ऐसे करंट जा रहा है, यहाँ पे पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे ऐसे, तो जिस पॉइंट पे ये उंगली घुमाओगे तो डायरेक्शन इधर आएगा। मान लो ये पॉइंट था, ठीक है, ये पॉइंट था, तो इस पॉइंट पे उंगली घुमाओगे ऐसा, तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन इधर आएगा। तो देखो अंदर आ रहा है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट बायोट-सावर्ट लॉ, दिस इज ऑल अबाउट बायोट-सावर्ट लॉ। ठीक है, अब मैं इसको मिटाने वाला हूं। अब सुनो, हम अभी देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। मतलब बायोट-सावर्ट लॉ का इस्तेमाल करके किसी भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। बायोट-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन यह है कि इससे हम किसी भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन का मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। हाँ, यहाँ पे हम 2 करंट डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे, एक होगा लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए और एक होगा सर्कुलर रिंग के लिए। इस वीडियो में हम सिर्फ लॉन्ग स्ट्रेट वायर को ही करेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम सर्कुलर रिंग को लेके करेंगे। तो चलो स्टार्ट हो जाते हैं, एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। एप्लीकेशन, ये मैं नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट
कि मैग्नेटिक फील्ड फॉर लॉन्ग स्टेट current carrying wire, मतलब लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए हम अभी मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं। ठीक है, अब सुनो, हमने एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर लिया, इस पे करंट दौड़ाया आई। ठीक है, अब एक चीज दिमाग में रखना, हमने जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला था वो छोटा सा करंट एलिमेंट आइडियल के लिए था, इतू सा छोटी सी, यस और नो, है ना। ये चीज आपको ध्यान में होना चाहिए। मान लो ये हमारा लॉन्ग एकदम सीधा वायर है, इसमें करंट दौड़ रही है आई, तो इससे इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ए ले लिया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, मान लो पी है। का है पॉइंट, का पॉइंट बा, पी पॉइंट बा। ठीक बा, अब हम क्या करने वाले हैं, मान लेते ये पॉइंट ओ है। ठीक है, इस ओ से एल दूरी जाकर ऊपर पे, एल दूरी जाके एल दूरी पे हमने छोटा सा एलिमेंट, करंट एलिमेंट डीएल ले लिया। ठीक है, अब इस डीएल के लिए इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो इसके लिए डिस्टेंस भी चाहिए, मान लो ये डिस्टेंस है आर। हमने, समझ आ रहा है, यहाँ पे समझना होगा, एक लॉन्ग वायर लिया है, इस पे से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पे हमने एक पी पॉइंट लिया है, फिर हमने इस पॉइंट को नाम दिया ओ, ओ से एल दूरी ऊपर जाके एक छोटा सा एलिमेंट लिया डीएल, और डीएल से दूरी माना हमने आर। इसमें कोई शक है, कोई आपत्ति, इज देयर एनी आपत्ति? आई थिंक नो। ओके ओके, अब इसके लिए तो हम बायोट सेवर्ट लो लगा सकते हैं, लगा लेते हैं। इसमें क्या है, टीवी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल साइन बटे आर स्क्वायर। हाँ, साइन लिखा, थीटा तो लिखना पड़ेगा, थीटा का था, थीटा तो ये था, डीएल इधर आर इधर, यस और नो, तो एंगल तो यही होगा डीएल और आर के बीच में। तो एंगल क्या होगा, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये 90 है, ये मानते हैं थीटा है, तो बच्चों अब बताओ ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? ये 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? ये 90 है, थीटा ये तो 90 माइनस थीटा, क्योंकि तीनों का समेशन कितना होना है 180, तो 90 थीटा और ये करोगे तो 180 मिलेगा। अब सुनो, ये है 180, ये है 180, तो 180 माइनस 90 माइनस थीटा, ये होगा 90 प्लस थीटा। दिमाग लगा के कर लेना, ये एंगल आएगा 90 प्लस थीटा। ओके, हमने लिख दिया 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई शक? बताओ। तो हमने छोटी सी करंट एलिमेंट आइडियल के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला डीबी। तो आप क्या करेंगे, डीएल 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 लेंगे इस लंबा वायर का, फिर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब बच्चों एक चीज आपका दिमाग में होनी चाहिए, अगर स्केलर क्वांटिटी को जोड़ रहे हो तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन जब आप वेक्टर को जोड़ोगे ना तब टेंशन लेना पड़ेगा। टेंशन किसकी, टेंशन डायरेक्शन की। अगर डायरेक्शन सेम आया तो कोई टेंशन नहीं,
अगर डायरेक्शन अलग अलग आता है तो रिजॉल्व करना पड़ता है। अब देखते हैं, यहाँ पे डीएल लिया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर, यहाँ पे लेते हैं अंदर, यहाँ पे लेंगे अंदर, सब अंदर ही आ रहा है। तो हर डीएल का मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अंदर ही आ रहा है, यस और नो। तो आप इसको अगर इंडिकेशन कर देंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर आएगी डी इंटीग्रेशन डी बी ऑफ इंटीग्रेशन म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे डीएल है, यहाँ पे थीटा है, तो इंटीग्रेशन लफ रहा है। तो हम क्या करेंगे, डीएल की जगह थीटा के टर्म्स में हम इंटीग्रेशन करेंगे। क्यों, सुनो, डीएल डीएल लेंगे, जोड़ेंगे तो पूरा आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सुनो, इस डीएल के जगह अगर हम इसको पकड़े, इसको पकड़े, तो इस भाई साहब को यहां से मान लो ऐसे ऊपर ले लिया, तो ये वाला हिस्सा कवर आ जाएगा, और नीचे यहां तक कर लिया तो ये वाला हिस्सा कवर हो जाएगा। तो हम इस डीएल के जगह अगर हम ये थीटा को देखो, ये थीटा वेरी कर रहा है, थीटा ऐसे वेरी कर रहा है, तो पूरा कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि ये मान लो ये है -φ1 और ये है φ2। माइनस क्यों लिया है, तो अब एक चीज देखना, हमने जो एंगल ले रहे हैं इस परपेंडिकुलर लाइन को रेफरेंस लाइन मान के, ऊपर लिया तो पॉजिटिव, नीचे लिया तो नेगेटिव, ठीक है। तो हम को क्या करना है, डीएल को हटा के थीटा पे जाना है। कैसे करे, कैसे करे, कैसे करे, देखो देखो देखो, ये फिगर थोड़ा गंदा हो गया, तो ओके कोई बात नहीं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ये लेंथ है एल, ये है ए, ये है आर। तो इस फिगर में हम क्या टेन थीटा क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्राइंगल के लिए यह है एंगल, यह है परपेंडिकुलर, यह है बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां से L बराबर A टेन थीटा आएगा। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो DL बटे डी थीटा, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से DL आ जाएगा A सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बताओ बताओ बच्चों, यहाँ पे कोई शक है, कोई शक है, कोई शक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये DL है A सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इस DL को लात मार के इसको बैठा देते हैं, क्या है इसमें, चलो बिठाते हैं। इंटीग्रेशन म्यू नॉट बटे 4 पाई आई, DL को हम लिख सकते A सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा तो यहाँ पे है, और डी थीटा, नीचे है आर स्क्वायर। अब पाइथागोरस को याद कर सकते हैं हम, पाइथागोरस को, आर 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 है ना, आर आर आर, सुनो, आर को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अंडर रूट आर को हम अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो आर की जगह अंडर रूट आएगा, और ये अंडर रूट और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लिख सकते कि नहीं सकते, लिख सकते हैं यार। आप देखो, म्यू नॉट आई 4 पाई ए सब क्या है, कांस्टेंट है, बाहर लाते हैं, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, और ठीक है, ये अभी बाहर नहीं लाते, ये गायब हो जाएगा। कैसे होगा वो देखो, ऊपर है ए सेक स्क्वायर थीटा cos थीटा डी थीटा, ओके। अब L क्या था, L था A टेन थीटा, तो हम लिखेंगे A स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा
प्लस ए स्क्वायर। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते। अब सुनो, आप इंडिकेशन कर किसको कर रहे हैं? थीटा को। ये कुकीज के नीचे कुछ देना पड़ेगा, लिमिट देना पड़ेगा। थीटा इंडिकेशन कहां से कहा आ रहा है? -1 से +φ2, तो -φ1 से φ2। ठीक है, अब ध्यान दो, ए tan स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, ओके, इंटीग्रेशन -φ1 to φ2। ठीक है, ऊपर है ए सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा, नीचे ए स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। है कि नहीं बच्चों? है। अब देखो, ये ऊपर वाला एक है, नीचे वाला एक है, कैंसिल। सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कैंसिल। क्यों? क्योंकि ये पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये बच्चा अब क्या रह गया? मैं यहाँ पे लिखूं, जाएगा नहीं है, क्योंकि आपको पॉज करके नोट डाउन भी करना है ना। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूं, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, है ना। और ये था यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, नीचे आएगा। इंटीग्रेशन -φ1 to φ2, ऊपर क्या रहेगा? cos थीटा डी थीटा। यस और नो? अब cos थीटा की इंडिकेशन क्या है? sin थीटा, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, इसका इंडिकेशन आएगा sin थीटा, और हम लिमिट बिठाएंगे तो कुछ इस तरह आएगा। अच्छा, लिखते हैं sin थीटा -φ1 φ2। अब लिमिट बिठा देते हैं, म्यू नॉट आई बटे 4 पाई साइन φ2 माइनस यहाँ पे लिखता हूँ साइन ऑफ -φ1, फिर आएगा म्यू नॉट आई बटे 4 पाई। अब ध्यान देना, साइन φ2 माइनस है, ये साइन के अंदर माइनस है, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन φ1। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद रखना, ये भाई साहब जो है वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो है ये म्यू नॉट बटे 4 पाई ए टू साइन φ2 प्लस साइन φ1। ये है आपका फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, आप इसको उठा लेना बच्चों, वीडियो को पॉज करके इसको आराम से उठा लेना। ठीक है, ओके। अब बच्चों इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगले वीडियो पे हम क्या करेंगे, इस यहाँ से शुरू करेंगे और इसका कुछ स्पेशल केस लेंगे और इसके ऊपर अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल देखेंगे। उसके बाद सर्कुलर लूप पे जाएंगे या सर्कुलर रिंग पे हम जाएंगे। तो खुश रहो, आबाद रहो और मस्ती करो, पढ़ते रहो आराम से। ठीक है।